नमस्कार, आदाब। मैं महाराज शाह अंतरंग में आपके सामने फिर एक प्रोग्राम लेके आया हूँ। आज हमारे गेस्ट हैं, मेहमान जो हैं हमारी एक्सपर्ट है आयुर्वेद की, डॉक्टर पाशी तिक्कू। डॉक्टर पाशी तिक्कू से हम आयुर्वेद पद्धति के बारे में बात करेंगे, आयुर्वेद मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे, आयुर्वेद की उत्पत्ति और उसके प्रचलन के बारे में बात करेंगे। आइए डायरेक्टली मैं आपको डॉक्टर पाशी से मिलाता हूँ और उनके साथ हम बातचीत शुरू करते हैं। डॉक्टर पाशी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। अच्छा, आप हमें बताएं, आपने आयुर्वेद में बीए एमएस किया, डिग्री की है आयुर्वेद में, और आयुर्वेद के इलाज के साथ और मेडिसिन के साथ काफी देर से आप कार्यरत हैं। और हमें बता दीजिए अपने जीवन के बारे में। पहले आप इसमें कैसे दिलचस्पी आपकी हो गई आयुर्वेद में, क्योंकि बहुत सारे और क्षेत्र थे, तो आपने आयुर्वेद को कैसे चुना और आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे हो गई, हम ब्रीफली जानना चाहते हैं। उसके बाद हम आपके सब्जेक्ट यानी विषय पर आ जाएंगे जी। हाँ जी। मैं इस पद्धति के प्रति जो मेरा रुझान हुआ, क्योंकि मैं एक मुझे नेचर लविंग पर्सन हूँ। मुझे प्रकृति से बहुत ही प्यार है और मैं देखभाल करना चाहती थी, लोगों की सेवा करना चाहती थी। मेरा बाय नेचर ही मैं सेवा करना चाहती थी लोगों की। तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं कुछ ऐसी पढ़ाई करूं जिससे मैं नेचर के करीब भी रहूं और लोगों के करीब भी रहूं। तो मुझे लगा कि मैं और हमारी फैमिली में भी इसका जो घरेलू उपचार थे या हर्ब्स थी बहुत इस्तेमाल करती थी मेरी मदर, तो मेरी दादी। तो मुझे इनके प्रति शुरू से ही लगाव था कि मैं भी कुछ ऐसा करूं। हमारे घर में दवाइयां बहुत सारी बनती थी, तो मैं ये सोचती थी कि क्यों ना मैं ऐसी कुछ शिक्षा लूं जिससे मुझे पूरी तरह से इस विज्ञान को समझने का मौका मिले और लोगों की सेवा भी कर पाऊं। तो धीरे धीरे मेरा जो एजुकेशन हुआ, जो मेरी शिक्षा मैंने प्राप्त की, वो मैंने जम्मू से प्राप्त की है। क्योंकि उसका रीजन ये है कि मेरे जो पिताजी थे वो इसमें एग्रीकल्चर में वो सीनियर साइंटिस्ट थे, वो रिटायर भी जम्मू से ही हुए हैं। उनकी फर्स्ट पोस्टिंग जम्मू से हुई है। तो मेरा बचपन जो है मोस्टली जम्मू में ही गुजरा हुआ है। कश्मीर में मैं पैदा हुई, लेकिन जम्मू में ही मेरा बचपन गुजरा। मेरी शिक्षा जम्मू से हुई, जागृति निकेतन स्कूल से मेरी शिक्षा हुई है। फिर उसके बाद 12वीं कक्षा के बाद मैंने अपने पिताजी से बोला कि क्यों ना मैं आयुर्वेद ही चुनूं। आपको कोई और मुझे बहुत शौक था कि मैं डॉक्टर की उपाधि हासिल करूं, वैद्य बनूं। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं, ठीक है, आपका विचार ठीक है, जो आप करना चाहते हो आप वो करो। तो मैंने इसके बारे में जानकारी हासिल की, मैंने पता किया, क्योंकि उस समय जो था मैंने 90 में कॉलेज ज्वाइन किया था। तो उस समय इस बारे में लोगों को उतना इसका पता नहीं था, जागरूकता नहीं थी। हाँ, उतना ही अवेयरनेस थी, मीडिया नहीं था। आजकल मैं मीडिया की भी शुक्रगुजार हूँ, उसको धन्यवाद देती हूँ कि उनकी वजह से आयुर्वेद का बहुत ही प्रचार हो रहा है। तो मैंने ये सोचा, मैंने काफी लोगों से भी पता किया। हमारे जानकार लोग भी थे। मेरे एक अंकल थे, वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, रह चुके हैं। तो मैंने उनसे भी पूछा कि आयुर्वेद कैसा रहेगा अगर मैं इसमें शिक्षा प्राप्त करूंगी। तो उन्होंने बोला ये बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी है। पढ़ाई इसकी जो है, इसकी शिक्षा जो है, तो उसमें आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये चाहिए, मैं ये पढ़ना चाहती हूँ। तो फिर मेरे पिताजी ने इसके बारे में पता किया। और उस समय मेरे साथ ये था कि एक जिसको आप कहते हैं कि नेगेटिव, नकार जो है ये था पॉइंट था, वो ये था कि जम्मू में कॉलेज नहीं था। तब बहुत पहले कॉलेज था, वो बंद हो चुका था। तो उस समय हाँ जी, आयुर्वेद का कॉलेज नहीं था। तो हमें उसके लिए मुझे जम्मू से बाहर निकलना पड़ा। मैंने बाहर कर्नाटका से इसकी शिक्षा प्राप्त की, केएलई सोसाइटी के बसप्पा मलप्पा कनकनवड़ी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। और लकीली साउथ में, दक्षिण में इसका बहुत ही अच्छा बहुत वेल डेवलप्ड है। और मेरी जो मंशा वो है वो पूरी हो गई। मैं जब कॉलेज में गई, मुझे वहां का जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा लगा, जिससे मेरा और उजागर हुआ इसके प्रति
जो इंटरेस्ट था वो बढ़ गया और मेरी शिक्षा उसी तरीके से हुई जिस तरीके से मैं चाहती थी और मैंने ये बीएमएस बहुत ही अच्छे तरीके से किया और मतलब मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे रोका नहीं और इसी दिशा में मुझे पढ़ाई करने का मौका दिया। हमें ब्रीफली बताएं आपने क्या पाया, क्या आपको लगा कि आयुर्वेद क्या है, क्या चीज है? हाँ जी। आयुर्वेद जो है एक कॉमन इंसान सोचता है आयुर्वेद क्या है, बस पत्ते जड़ी वहां से उतार लो, 2-3 पत्तियां तुलसी इसकी बस कूटो उनको पिला दो, बस यही है आयुर्वेद। नहीं, आयुर्वेद नहीं, आयुर्वेद अपने में एक विज्ञान है। हमारे 4 वेद जो हैं, चौथे वेद अथर्ववेद का एक उपवेद है और हमारे प्राचीन भारत में ये 5000 वर्षों पुरानी पद्धति है जो कि हमारी न्यू जनरेशन को नहीं पता है। न्यू जनरेशन ही नहीं बल्कि हम मेजॉरिटी जो है, मोस्ट ऑफ अस, हम जानते ही नहीं है कि आयुर्वेद जो है इसका जो इस्तेमाल जो था वो ब्रिटिशर्स के आने से पहले तो सिर्फ आयुर्वेद था। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया तो ये वेस्टर्न पद्धति आई। मैं किसी पद्धति के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं आयुर्वेद के बारे में बोल रही हूँ कि उससे पहले हमारे देश में जो भारत में प्रचलन था सिर्फ आयुर्वेद का था। कुछ भी, किसी को कोई भी रोग होता था, चाहे वो हैजा था, चाहे कोई महामारी थी, चाहे कोई भी छोटा से छोटा बुखार था या कोई भी क्रॉनिक डिसीज जिसे हम बोलते हैं जो कि कष्टदायक रोग था, कष्ट साध्य रोग था, वो हमारे वैद्य इन्हीं जड़ी बूटियों को की दवाएं बनाकर उसका इस्तेमाल करते थे। इतने बड़े बड़े वॉर होते थे, इतनी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी जाती थी, उनमें यही वैद्य काम आते थे, वही वैद्य इनका ये करते थे, उपचार करते थे। तो आजकल के दौर में आयुर्वेद सिर्फ उसी पे सीमित नहीं है। इसमें 1971 में इंडियन मेडिकल काउंसिल इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया तो प्रॉपरली शिक्षा डिग्रीज का सिस्टम आया। हम उस पे आएंगे, उससे पहले आपने मुझे आप मुझे एक बात बताइए कि आप जो इसका ऑरिजिन है, ऑरिजिन के बारे में बता दीजिए पहले, फिर हम उस पे ये तो है कि प्रचलित है 5000 वर्ष पुराना है, लेकिन ये ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ है जो आयुर्वेद है? आयुर्वेद जो है उसका ओरिजिन वेदों में माना जाता है कि माइथोलॉजी में माना जाता है कि धन्वंतरी जो थे भगवान धन्वंतरी, उन्होंने इसका प्रचलन शुरू किया और उन्होंने जो इसका ज्ञान है ब्रह्मा जी से लिया। तो आगे आगे फिर ब्रह्मा जी से धन्वंतरी ने लिया, धन्वंतरी से आगे आगे जो ऋषि मुनि थे हमारे, उन्होंने उनको दिया, उन्होंने फिर अश्विनी को महाराज को दिया। ऐसे करते 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 सभी ऋषि मुनियों ने ये आगे इसका प्रचलन किया और जिसमें कि चरक, मुझे लगता है कि अभी लोगों को इसका भी अवेयरनेस होगी। चरक, महर्षि सुश्रुत जो हैं, जो फादर ऑफ सर्जरी माने जाते हैं, उन तक ये ज्ञान, हाँ जी, उन तक ये ज्ञान पहुंचा और फिर इसका जो था पूरे भारत में इसका प्रचलन हुआ और ये उपचार पद्धति कॉमन लोगों तक पहुंच। अब हमें बताइए कि पद्धति है क्या? हाँ। किसके अराउंड है ये सारा ट्रीटमेंट, मतलब जो इसका है आयुर्वेद का? जी, हमारा आयुर्वेद जो पद्धति है ये हम बेसिकली जो है हमारा ट्रीटमेंट पे है त्रिदोषास। हम कंसिडर करते हैं हमारी बॉडी जो है बनी हुई है दोषों से। वो 3 दोष हैं, वात दोष, पित्त दोष एंड कफ दोष। तो इसी बेस पे हम ये देखते हैं कि किस मनुष्य की प्रकृति कौन सी है। ये वातज प्रकृति का है तो हम उसका ट्रीटमेंट उसी अकॉर्डिंगली करते हैं। तो मतलब हमारा ट्रीटमेंट जो है ये सेम नहीं रहता है हर किसी पर्सन के लिए। एक पर्सन के लिए हम प्रकृति के हिसाब से करेंगे, वातज के साथ हम वातज ट्रीटमेंट करेंगे, पित्तज के साथ हम पित्तज प्रकृति के साथ हम पित्तज ट्रीटमेंट देंगे और कफज प्रकृति के साथ हम कफज देंगे। अब एक कॉमन पर्सन को मैं ऐसे समझाऊंगी कि वातज प्रकृति क्या है। वातज प्रकृति है मैम सिम्टम, सपोज मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं कैसे देखूंगी कि ये वातज प्रकृति का है? तो मैं उससे पूछूंगी
कि मैं उससे पूछूंगी कि आपको क्या लगता है, जैसे डॉक्टर पूछते हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, तो मैं उससे पूछूंगी कि आपको क्या लगता है। वो बोलेगा कि मुझे ऐसा लगता है, अगर खांसी का पेशेंट है सपोज, तो वो बोलेगा कि मुझे ये खांसी जो है ये मुझे बहुत सताती है शाम के समय, इवनिंग के समय, लाइक 5 से 6 7 बहुत जोरों की आती है, तो उसके साथ बलगम नहीं होता है और मुझे ऐसे लगता है इचिंग सा लगता है। तो ये वातज प्रकृति के जो है लक्षण है। तो हम सोचते हैं, हम ले लेते हैं, हम क्योंकि हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से हम ये समझ लेते हैं कि ये जो मनुष्य है ये वातज प्रकृति का है, और उसके मन में हमेशा एंजाइटी, चंचलता सी होती है। तो ये लक्षण जो है वातज प्रकृति के हैं। तो अब फिर दूसरा आ जाते हैं हम पित्तज प्रकृति पे। तो पित्तज प्रकृति से हम ऐसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि कैसे सिम्टम्स, व्हाट आर योर सिम्टम्स, आपके लक्षण क्या है। तो वो बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत मिचली सी होती है, एसिड सा बनता है, मुझे बहुत गर्म सा होता है, शरीर में गर्माहट सी होती है और लाल लाल फफोले हो गए हैं, या मतलब कुछ भी जो हूँ खाता हूँ तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो हम ये समझते हैं कि इसकी प्रकृति, क्योंकि हमारा जो पद्धति है वो आहार पे भी बेस्ड है, तो जब उसे डकार, खट्टी डकार, एसिडिटी, तो हम लक्षण से ही समझ आते हैं कि इसकी प्रकृति जो है वो पित्तज है। तो इसी तरीके से तीसरा दोष जो है कफज, कफ दोष। कफ में ये होता है कि उसको बार बार वोमिटिंग सेंसेशन, नोजिया लाइक, ऐसा लगता है, सलाइवा मुंह से ज्यादा आना, नींद आना, आलस, लेजीनेस, लगता है कि मैं सोता रहूं, लगता है कि मैं ये काम करूं, कर ही नहीं पाता हूं, लाइक दैट। तो वो कफज प्रकृति के हैं। तो इन त्रिदोष थेरेपी के अनुसार हम दोष डिटेक्ट करते हैं, हम ये देखते हैं कि इस की प्रकृति कैसी है, तो हम उसी के हिसाब से उसकी चिकित्सा करते हैं। बेसिकली मेरे माइंड में एक बहुत एक क्यूरियोसिटी है कि ठीक है, कोई वातज है, कोई पित्तज है, या कोई कफज है, क्या ये जन्म से है या इसको किसी दोष ने घेर रखा है इसलिए है? और ये क्या होता है, मतलब वात होता है वायु शायद, पित्त होता है शायद, हाँ, जो इस तरीके से अग्नि, ये हमको बता दीजिए, ये कैसे हम इसको कैसे मतलब रिकॉग्नाइज करें, आइडेंटिफाई करें, वात क्या है, पित्त क्या है और कफ क्या है? कफ समझ गए हम, लेकिन फिर भी हम इसको जानना चाहेंगे। और ये क्या बॉर्न होती है प्रकृति, जैसे हम प्रकृति से बॉर्न मानते हैं किसी को, या ये किसी को रुग्ण रूप हो जाता है या डेवलप हो जाता है, ये कैसे होता है? हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ। अगर हम एक हेल्दी, एक स्वस्थ मनुष्य को लें तो ये इनबॉर्न प्रकृति होती हैं, और जो प्रकृति है वो अकेले प्रकृति का, अकेले दोष का प्रकृति नहीं बनती है, ये हमेशा द्वंद्व होता है, दो दोषों से एक प्रकृति बनती है। हाँ जी, वातज पित्तज, पित्तज कफज, कफज वातज। तो एक, लेकिन क्या होता है कि किसी का एक दोषा ज्यादा हो जाता है, बैलेंस ऑफ दोषास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पद्धति। हाँ जी, इम्बैलेंस जहां पे हो जाए तो रोग हो जाता है। एक स्वस्थ जो पुरुष की जो ये है प्रकृति वो जन्म से है, लेकिन जब कोई भी दोषा, जैसे दो द्वंद्व प्रकृति की, जब द्वंद्व दोषा की प्रकृति है वातज पित्तज की, अगर पित्त ज्यादा हो गया तो उसमें पित्त के लक्षण आ जाते हैं, सिम्टम्स ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर वातज हो गया तो दैट मीन्स इम्बैलेंस जब हो जाता है तो रोग की उत्पत्ति होती है, डिजीज एक होता है हेल्दी एंटीगोनिज्म, मतलब ये तीनों में आपस में द्वंद्व तो रहता है, वो हेल्दी होगा तो ठीक है, बैलेंस्ड द्वंद्व है तो ठीक है। अगर कोई सुप्रीमेसी में आ जाता है, कोई द्वंद्व जो है, जो मान लीजिए कोई ओवर पावर करता है बाकी दो इनको, तो उस तरीके में उसमें आपका बैलेंस बिगड़ जाता है और बीमार हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बोलते हैं। हाँ जी, हम उसको बोलते हैं, उस टर्म को हम विषमता बोलते हैं। व्हेन द दोषास विशिएट, जब दोषा विशिएट हो जाते हैं, विषम बन जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो हम उस पर वो रोग हो जाता है, तब ट्रीटमेंट का पॉइंट आ जाता है, और उस समय हम आयुर्वेद पद्धति के उसी हिसाब से, उसी पद्धति से हम ट्रीटमेंट देते हैं। ये हमारी चिकित्सा पद्धति है। और मैं एक श्लोक बोलना चाहती हूँ हमारी पद्धति का, जो ये है, इसमें ये है कि स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका मतलब क्या है? आयुर्वेदा जो बेस्ड है, वो आयुर्वेदा कहता है कि हम एक
स्वस्थ पुरुष को स्वस्थ रखेंगे, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने नहीं देंगे, और जो बिगड़ा हुआ है, जिसको डिजीज है, उसको रोग, जिससे रोग, उसके रोगों के कारण से भी प्रिवेंट करेंगे, यानी कि उसके जड़ से उसको मुक्ति दिलाएंगे। तो हमारा जो मकसद है वो वही है, टू कीप ए हेल्दी पर्सन हेल्दी एंड प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम एनी डिजीज। ये हमारी पद्धति का बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी एक प्रिकॉशन है, एक रोकथाम है, और दूसरा इलाज है, और तीसरा ये है कि प्रिवेंशन है, उसके लिए जो स्वस्थ है वो स्वस्थ रहना चाहिए, वो अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। हाँ, और उसके बाद अगर कोई अस्वस्थ हो गया है तो उसको वापस स्वास्थ्य कैसे उसका लाभ कराएं, तो इस पे है। जी 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 जी, मैं उसी बात पे आ रही हूँ। एक स्वस्थ जो मनुष्य है, एक स्वस्थ यानी हेल्दी पर्सन जो है, उसको कैसे, मतलब उसका स्वास्थ्य बिगड़ने ना दें, कैसे रखें। हमारे साथ जुड़ गए हैं बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। दीपक जी जुड़े हैं, वो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, कहते हैं कि आयुर्वेद में हमारी बहुत फेथ है, बहुत ही ग्रेट फेथ है, और ये जो है ये मिरेकलस मेडिसिन है इसमें, जो कि डिजीजेस को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन, जिसकी हम बात कर रहे थे, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डॉक्टर्स एंड द मेडिसिन्स। उस पर हम आएंगे। अभी ये इसके लिए भी हमने समय रखा है चर्चा के लिए कि ये क्या बात है। और बाकी लोग जो मीनाक्षी तिक्कू जुड़ी हैं हमारे साथ, विनोद जी जुड़े हैं, विनोद तिक्कू जी, भारती रैना है हमारे साथ। ये बहुत ही उन्होंने कहा कि प्लीज आज से घर आयुर्वेद इज यूजफुल इन कोरोना, उस पे भी आएंगे हम, वो भी हमारे डिस्कशन का एक। रेणु कोल है, अमित शाह है, पिंकी भट्ट है, विमल जी सिद्धा हैं, और महाराज कृष्ण भट्ट हैं, और वंदना धर हैं, भारती रैना, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। तो ये सब इस पद्धति से बहुत प्रभावित है और कहते हैं कि हम गीता रैना तिक्कू है, ये कहते हैं कि सबको आपकी तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। और आप बताइए, पद्धति के बारे में बता रहे थे आप जी। हाँ जी, मैं आपको ये बता रही थी, आपने जैसे पूछा कि एक हेल्दी जो इंसान है, एक स्वस्थ जो पुरुष है, उसको क्या करना है इसके लिए। तो इसी में आ जाता है हमारा फूड हैबिट्स, जिसे हम आहार बोलते हैं, फूड हैबिट्स एंड डेली रूटीन, जिसको हम आहार विहार बोलते हैं। तो हमारी पद्धति जो है वो बिल्कुल बहुत ही विश्वास करती है फूड हैबिट्स पे और आपकी डेली रूटीन पे, जिसको संस्कृत में हम दिनचर्या बोलते हैं। तो हाँ जी, दिनचर्या बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू हमारी साइंस, जो आयुर्वेदिक साइंस है, उसमें ये माना जाता है कि एक स्वस्थ पुरुष का स्वास्थ्य ना बिगड़े, उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त, आप ये बोले कि ब्रह्म मुहूर्त है क्या, यानी कि सूर्य उदय होने से पहले 2.5 घंटा पहले, आपको 2.5 से 3 घंटा लगभग पहले उठना चाहिए। वेरी डिफिकल्ट। लोगों को लगेगा कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन जब हम धीरे धीरे एक अनुशासन है, दिस इज डिसिप्लिन, इफ यू फॉलो दैट इज। अगर कोई जल्दी सोता है शाम को तो सवेरे 3 बजे उठ सकता है। मतलब अगर मैं 9 बजे सोता हूँ तो 3 बजे जाग जाता हूँ। मैंने देखा है, मतलब प्रैक्टिस, मतलब मुझे बताती है। अगर मैं 9 बजे शाम को सोता हूँ, मान लीजिए 7 बजे के करीब खाना खा लेता हूँ, 9 बजे सो लेता हूँ, 9:30 सोता हूँ, तो 3-3:30 बजे में जाग जाता हूँ। तो ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं, डिफिकल्ट बात नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। अगर आप उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, इट्स ए साइकिल। जैसे आप अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हम सुनते आए हैं बचपन से, मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, जो भी है, जो माइंड मेक्स योर माइंड फ्रेश एंड दिस, तो वो वाइज बनाता है। इसी तरह से ब्रह्म मुहूर्त में दिनचर्या शुरू करेंगे। उसके बाद हम ये जरूरी नहीं है कि आप उस वक्त सुबह जल्दी उठ गए तो बस सैर सपाटे के लिए निकल जाएं। नहीं, आप घर में उठ के आप एक लघु व्यायाम कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में जो है योगा का भी बहुत ही, हमने इसमें एक विषय है योगा प्राणायाम का विषय है, वो इंक्लूडेड है। इट्स नॉट डिफरेंट साइंस, ये इंक्लूड है। दीज आर मर्ज है इसमें, मैंने पढ़ा है, हमारा सब्जेक्ट चुका है योगा। तो आप उठ के हल्का फुल्का जो भी लघु व्यायाम कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी दिनचर्या, जो आपकी नॉर्मल रूटीन है, जैसे आप करते हैं वो आप कर सकते हैं।
आहार एक बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आहार आपको हमेशा शुद्ध लेना है। शुद्ध इन द सेंस, आई विल नॉट से कि आपको मिर्च मसाला नहीं खाना, ये नहीं खाना, बट क्वांटिटी। हमारा जो है, हमारा आयुर्वेद मानता है कितनी मात्रा, मात्रा, अधिक मात्रा और अति मात्रा जिसे हम कहते हैं, ना अति मात्रा ना लघु मात्रा। मात्रा जो मात्रा जो है, आप अपना आहार एक सात्विक रखें, सात्विक आहार खाइए, जो भी आपको सूट करता है वो खाएं, और अपनी दिनचर्या टाइमली खाएं। टाइमली 9 बजे तक आप अपना सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, जिसे हम बोलते हैं कि खाना, पहला खाना, वो हो जाना चाहिए। उसके बाद जो मेन मील्स है, जिसे हम लंच कहते हैं, दिन का जो मेन मील, जिसे हम मील्स बोलते हैं, मेन मील्स, वो भी टाइम पे जो उसका फॉलो करे, उसको उस टाइम को फॉलो करे, 12, 12:30 से 1 के बीच में। इसी तरह शाम को, जिसे हम सपर कहते हैं, जिसे हम शाम को कुछ हल्का फुल्का लेने का, वो हमारा 5 तक हो जाना चाहिए। 7 और 7:30 और 8 से पहले हमारा रात्रि का भोजन हो जाना चाहिए। ये हमारा, ये दिनचर्या जो भी हम फॉलो करने के लिए कहते हैं और हम फॉलो भी करते आए हैं, अगर ये जो कोई करे तो उसके साथ कोई रोग होने के जो चांसेस संभावना नहीं है, कम है, संभवता कम है। तो ये आहार भी इंपॉर्टेंट है और विहार भी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण 2 चीजें हैं। तो दिनचर्या का महत्व आयुर्वेद में ज्यादा। शुद्ध खाना और शुद्ध पीना, ये शुद्ध खाना पीना वो कैसे हम डिटरमाइन करें, वो क्या होता है शुद्ध खाना? शुद्ध खाना में शाकाहारी हम मेनली बोलते हैं, शाकाहारी खाना भी बोलते हैं, जिसमें ज्यादा अगर कोई मांसाहारी हो, लेना चाहता हो, बट इन क्वांटिटी, इन मीडियम क्वांटिटी, जिसमें मतलब मध्यम मात्रा में ले सकते हैं। और शुद्ध खाना मतलब ज्यादा फ्राइड नहीं, तेल से तली हुई नहीं चीजें, जिससे आपका पित्त बढ़ जाए। पित्त मीन्स अग्नि है, अग्नि इज हीट। अगर हम ज्यादा तेल, तली हुई चीजें खाएंगे तो हमारा पित्त का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा, तो उसको इंडाइजेशन हो जाएगी, उसको हमेशा लगेगा कि मेरे सर भारी है, सर में ये है, वो है, बीपी बढ़ेगा। नमक जैसे है, नमक भी उसका ज्यादा सेवन करेंगे, 5 ग्राम से ज्यादा नमक का सेवन नहीं होना चाहिए पूरे दिन में, ऐसा हमारी मान्यता है। बट वो फॉलो अगर हम करते हैं, यही सब चीजें फॉलो करते हैं। सात्विक आहार से मेन मतलब है मेरा कि शुद्ध शाकाहारी भोजन और लघु आहार, जो हम इजीली डाइजेस्ट कर पाए, जिससे हमें भारीपन ना लगे। या हम कॉमनली जब हम खाना खाते हैं, कभी हम अगर हम बिल्कुल मध्यम मात्रा में खाते हैं, तो हमें आपने अनुभव किया होगा कि हमें बहुत अच्छा लगता है। कभी हम किसी ओकेजन पे चले जाते हैं, किसी फंक्शन पे चले जाते हैं, ओवर ईट कर लेते हैं, तो हमें बहुत सा वो हैवीनेस लगता है, भारीपन लगा, तो हमने मतलब मात्रा से ज्यादा ले लिया है, हमने विषमता अपनी बॉडी में लाने की कोशिश की है। तो अब कुछ बीमारियों और इलाज के बारे में लोग पूछ रहे हैं, और अभी उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद जो है और विषय पे आ जाते हैं। जैसे बहुत सारी आम बीमारियां हैं, जैसे सर दर्द है, माइग्रेन होता है किसी को। ये हमारे निर्मला धर जी जुड़ी है हमारे साथ, वो पूछ रही हैं। बहुत ही जम्मू कश्मीर की हमारी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं और बहुत प्रोफाउंड एक्टर है, और ये पूछ रही हैं कि एक तो इनको आसन पूछ रही हैं कि कौन सा करना चाहिए माइग्रेन के लिए, और दूसरा पूछ रही है कि बीपी को कैसे कंट्रोल में रखा जाता है। और ये दो प्रश्न इनके हैं। उसके बाद जो बाकी बीमारियां हैं उनके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है, जैसे हार्ट की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, या लीवर है, या कोई और, एक एक करके हम इनको थोड़ा सा बता दीजिए। पहले इनका आशंका जो माइग्रेन के बारे में है जी। हाँ जी। माइग्रेन के बारे में ये बोलूंगी, ये कोई ऐसी, हम माइग्रेन को हमने बहुत ही डेंजरस बीमारी समझ के रख दिया है कि माइग्रेन, इसको एक अलग से ही एक रोग बता दिया है, जबकि ये एक लक्षण है। हाँ जी, जबकि एक लक्षण है, ये कोई एक बीमारी नहीं है। ये आप माइग्रेन से लोगों के सर में दर्द होता है, यानी कि
वात और पित्त, दो दोषों का जो है, दो दोष इम्बैलेंस हो गए हैं हमारे में। तो उस व्यक्ति को जो लक्षण जो है, उसको लगता है कि मेरा आधा सर का, किसी में सिम्टम्स आधे सर में भारीपन आता है, किसी का सिम्टम ऐसा होता है कि उसको जी मचलता है, उसको ही फील नॉजिया, गिडीनेस जैसा ऐसा लगता है। तो माइग्रेन जो है, इसमें वो प्राणायाम का एक बहुत बड़ा योग है, इसका प्राणायाम का जो हाँ जी हाँ योगदान बहुत बड़ा है। तो वो प्राणायाम कर सकती हैं, और मैं उनको अगर उनको कुछ मेडिसिन वो चाहती हैं मैं बताऊं तो मैं बता सकती हूँ। वो नॉर्मली जो घर में अपना, हाँ जी जो घर में अपना, अगर केसर जो होता है, सेफ्रॉन जो होता है, सेफ्रॉन को उसमें दूध में थोड़ा सा 2-3 इसकी कली लेके, सेफ्रॉन की, केसर जिसे हम बोलते हैं, तो उसको कुमकुम हम संस्कृत में बोलते हैं उसको कुमकुम, तो उसको लेके दूध में मिक्स करके 5 ml, जो 1 स्पून हम बोलते हैं टीस्पून, उसमें मिक्स करके रात को सोने के समय वो अपने नॉस्ट्रिल में 2 बूंदे डाल सकती हैं। हाँ जी, डाल सकती हैं, उसका प्रयोग कर सकती हैं। और जितना हो सके उनको ऐसा आहार लेना है जिससे उनकी पित्त दोष विशेष ना हो। पित्त मतलब वो जो उनकी एसिडिटी ना बढ़ाए, तली हुई चीजें ज्यादा नहीं, भारी चीजें, बेसन के पदार्थ ना खाएं। और जैसे नारियल का पानी इसमें बहुत ही फायदेमंद है। हाँ जी, माना जाता है, वो ले सकते हैं। और मेनली अनुलोम विलोम जो है, अनुलोम विलोम उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। हाँ जी जी। और अब मतलब बाकी शरीर की जो डिजीजेस है, जो कि मतलब लोग बोलते हैं कि इनका उपचार नहीं है, लेकिन आयुर्वेद बहुत हद तक उसका उपचार कर रहा है, तो उसके बारे में हमको आप बता दीजिए। मतलब मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, अभी मेरे स्ट्राइक हुआ इससे, माइग्रेन से। माइग्रेन जो है हमारे आयुर्वेद में एक जो सब्जेक्ट है, जो फाइनल ईयर में हमें पढ़ाया जाता है, और न पूरे 5 साल जो हम पढ़ते हैं, 5.5 साल 6 साल, पंचकर्मा पद्धति, जिसको हाँ जी जिससे कि हमारे शुद्धि होती है हमारी बॉडी की, एज वेल एज शरीर और मन दोनों की एक शुद्धि का एक ये है प्रोसीजर है। तो उसी पंचकर्म में पहले क्या, उसके 2 इनिशिएटिव, पंचकर्म करने से पहले बॉडी को स्वेदन और स्नेहन किया जाता है। स्नेहन मीन्स ऑयलिंग ऑफ बॉडी, स्वेदन मीन्स स्टीमिंग ऑफ बॉडी। तो उससे क्या होता है, हाँ जी, मसाज जो है, इसको हम स्नेहन बोलते हैं, ये 2 पूर्व कर्म है। और जो उसके मेन कर्मास हैं, जो मुख्य कर्मास हैं पंचकर्मा के, उसमें वमन, दैट मीन्स वॉमिटिंग, ये इंड्यूस कराई जाती है। देन विरेचन मीन्स एनिमा मीन्स जब हम किसी को एनल रूट से मेडिसिन इंड्यूस करते हैं, विरेचन। हाँ, तो आप बोलेंगे मैं इस बीच में ही इस पे कहां से आ गई, लेकिन मुझे इस माइग्रेन से इस बात पे आना पड़ा। एक इंपॉर्टेंट हमारा जो है कर्म है, दैट इज नस्य एंड शिरोधारा। नस्य इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, इनके लिए फायदेमंद जो है वो नस्य है। नस्य मैंने इनको वही बोला, इसको जो नाक में कोई भी ड्रॉप हम डालते हैं, दैट इज कॉल्ड नस्य। तो नस्य का प्रयोग जो है इनको मैंने बताया। और नस्य और शिरोधारा भी बहुत इंपॉर्टेंट एक कर्म है, जिसमें हम हाँ जी शिरोधारा, हम तेल पे धारा डाली जाती है, जिसमें कि एक मेडिकेटेड ऑयल होता है, जिसमें कि बहुत सारी जड़ी बूटियों से बनाए हुए तेल होते हैं। वो तेल हम खुद सिलेक्ट करते हैं, किसकी प्रकृति कैसी है, उसी प्रकृति के हिसाब से हम वो तेल का सिलेक्शन करते हैं। उसकी धारा इनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो हम अभी ये मैं क्योंकि अगर प्रैक्टिकल होता तो मैं उस पे डेमो दे सकती थी, क्योंकि ये एक ये है 1-to-1 है, इसमें नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ बता सकती हूँ कि शिरोधारा से भी काफी फायदा होगा। बहुत जल्दी मैं वो भी करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने सारा अरेंजमेंट कर रखे हैं। आप यहाँ डेमो भी दे सकेंगे, और नेक्स्ट प्रोग्राम में आप जरूर डेमो दे पाएंगे, उसकी व्यवस्था भी हो रही है। उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। नेक्स्ट इसके साथ हम आएंगे। तो
तो नस्से इनके लिए एक बहुत जी। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखेगा इस माइग्रेन से छुटकारा देने के लिए। जो मतलब मूल रूप से जो मतलब परेशानियां हैं, डिजीजेस हैं, मसलन अभी कोविड है आजकल, हाँ जी। कोविड में कितना ये फ्रूटफुल है इसका इलाज आयुर्वेद का? जैसा मेरा अपना अनुभव रह चुका है, जैसे मैंने अपना जैसे ही ये महामारी फैली विश्व भर में, सिर्फ भारत में नहीं, तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि ये तो एक वायरल डिजीज है, तो वायरस है, वायरल डिजीज जो है, जो एक विषाणु से होती है, ये इसका कंट्रोल जो है वो हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने से ही करना पड़ेगा, क्योंकि वायरस का जो ट्रीटमेंट है, चिकित्सा है, वो एकदम से नहीं हो पाएगी। तो उस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मैंने प्रयोग सबसे पहले अपने से शुरू किया। अच्छा। तो उसका जो हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, उसमें सबसे बड़ी जो मुख्य जो आप मेडिसिन बोल सकते हैं, आप दवाई बोल सकते हैं, औषधि बोल सकते हैं, वो अमृता का रोल बहुत बड़ा है। गिलोय जिसको हम बोलते हैं, गिलोय। अच्छा, अच्छा। गिलोय है। देन आपका जो शुंठी है, शुंठी मतलब अदरक, जिंजर। देन पिप्पली है, पिप्पली एक टाइप की मिर्च है, जिसको संस्कृत में पिपली बोलते हैं। पिपली मिर्च बहुत। हाँ जी, मरिच है, मरिच इज काली मिर्च, जिसको पेपर बोलते हैं। शहद है। इन चीजों का प्रयोग जो है, ये रिसर्च हो चुकी है, इनमें जो है ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता, जिसके हम इम्यूनिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, वो हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। तो मैंने पहले अपने घर से ही शुरू किया। मैंने एक पाउडर बना दिया, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो इस चिकित्सा के बारे में पढ़ा है, तो मैंने इम्यूनिटी, जब हमारे आते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर्स, तो इम्यूनिटी बूस्टर्स में त्रिकोटूज आते हैं, पिपली, मरीच एंड ये शुंठी। तो मैंने पहले त्रिकोटूज से शुरू किया, फिर अपना उसमें एडिशन किया ये तुलसी का, उसमें एडिशन किया थोड़ा सा हनी का। तो मैंने इन चीजों का सेवन शुरू कर दिया। देन त्वक जिसे हम दालचीनी बोलते हैं, तो ये चीजें। और अब हम कॉमन पर्सन के लिए क्या मतलब ये चीजें बोल सकते हैं, लेकिन एज मेडिसिन अगर मैं बोलूंगी तो अमृता, गिलोय जो है, गिलोय का रोल बहुत बड़ा रोल है। गिलोय को अमृता बोला गया है। अमृता मीन्स जो अमृत की तरह है, जो आप अगर लेंगे तो आपको कोई रोग नहीं होगा। ये इम्यूनिटी बूस्टर एक बहुत बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है। तो गिलोय के जितने भी ये कॉम्बिनेशंस हैं, जितनी भी कंपोजिशंस मार्केट में अवेलेबल थी, तो मैंने लोग अपने मैं यहाँ पर भी नासिक में भी यहाँ इस पद्धति का जो ये कर रही हूँ, इसका प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले इस गिलोय घनवटी का जो है इसका लोगों को भी बताया, इसका सेवन कीजिए, और खुद भी किया। और बहुत सारी जो औषधियां हैं, जिसमें कि मेन कंटकारी एक बहुत बड़ी अच्छी एक औषधि है, जो कि उसका सेवन करने से, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर आजकल च्यवनप्राश में आंवला एक मुख्य जी, बहुत मैं कहने वाला था। एक भरत काचरू बोल रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। वो कहते हैं अश्वगंधा भी क्या ये इम्यूनिटी बूस्टर है? हाँ जी, अश्वगंधा, गिलोय, ये सब जो है, ये एक आंवला जिसको हम बोलते हैं, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। आयुर्वेद में अंत नहीं है इम्यूनिटी बूस्टर्स का, यही तो एक चीज लोगों को समझनी है। देयर इज नो लिमिट ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर्स इन आयुर्वेदा। अब एक दो नाम मैं गिनाऊंगी इसलिए क्योंकि लिस्ट इज लॉन्ग एंड अगर हम इन्हीं बात पे चर्चा, ये एक अपने में एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है इम्यूनिटी बूस्टर का। अच्छा, कुछ इम्यूनिटी बूस्टर के किट्स आए हैं मार्केट में, तो कोरोनिल से है, इसका पतंजलि का ये ऐसा किट है। हाँ जी, मैंने खुद वो लिए हैं। मैं खुद जब जैसे ही ये कोविड का डिटेक्ट हुआ पेशेंट, तो मैं गिलोय घनवटी और श्वासर, ये एक्चुअली पतंजलि ने लॉन्च किया था। तो बट एक मैं ये कहूंगी कि इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही बदकिस्मती थी कि उसको मान्यता नहीं दी गई। लेकिन हमने अपने पेशेंट्स को एडवाइज किया
जिनका थोड़ा सा हमें लगा कि कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं कि मे बी कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, 90 के लोअर हो जाए, या उनका जो ये है उनकी श्वास की गति जो है वो थोड़ी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो, तो हमने उनको, जैसे ही ये हुआ तो हमने उनको गिलोय गनवटी, श्वासारी वटी और वो दिव्य धारा का प्रयोग करने के लिए बोला। और हमने बहुत सारी उसमें इम्प्रूवमेंट पाई, और भगवान की दया से और अपने अनुभव के अनुसार हमने ये पाया कि उनमें इम्प्रूवमेंट हुई और उनकी जो लेवल्स थी वो नॉर्मल रेंज में आ गई। अभी आप, मैंने भी मैं इसी विषय पर, अभी आप नासिक में हैं तो आप कुछ संस्था के साथ वहाँ काम कर रही हैं और आपने इन सारी दवाइयों का जो एक्सपेरिमेंट है वहाँ पेशेंट्स पे किया है और आपने अच्छी सफलता हासिल की है इसमें, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कैसे एजुकेट किया आपने लोगों को? हाँ जी, जैसे मैं नासिक पहुंची तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर आयुर्वेदा, और जो कि मेरी चाहत थी पिछले 1 साल से 1.5 साल से मैं यहाँ पे हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे स्वर्ग मिल गया, आई मीन हेवन। तो मैंने पहले ही, जैसे ही मैं आई, मैंने दूसरे दिन ही पता करवाया कि यहाँ कोई मुझे ऐसा संस्था मिलेगी क्या जहाँ पे मैं अपना आयुर्वेद प्रैक्टिस कर पाऊं। तो मुझे वो चीज पूरी फुलफिल हो गई, और यहाँ पे एक पंचकर्मा हॉस्पिटल है, वहां पर मैं गई और मैं वहां पर मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। और मेरा संपर्क, और मुझे ये जानकर खुशी हुई, आप ये सुनेंगे तो आप हैरान होंगे कि मैंने अपने यूटी जैसे JNK में इतना नहीं पाया था कि लोग इतना आयुर्वेद के प्रति इतना रुझान है उनका। यहाँ तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है, जो यहाँ की, वो आयुर्वेद ही फॉलो करती हैं। तो मुझे ये देख के बहुत खुशी हुआ। और मैं मराठी हूँ तो आई नो मराठी ऑल्सो, तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम ही नहीं थी उनकी लैंग्वेज समझना। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा, मैंने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पाई, मौका मिला मुझे। तो हम लोगों ने यहाँ पर, मेरे साथ और भी डॉक्टर्स हैं, और लकीली मेरे साथ मेरी एक मित्र भी थी यहाँ से। तो हम दोनों वो सुबह हॉस्पिटल में अपना योगदान देती थी, तो मैं शाम को जाती थी। OPD क्लिनिक्स हमने अटेंड किए, और हमारे पेशेंट्स में हमने पूरी वो प्योर शुद्ध आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है, हम वही फॉलो करते हैं। हाँ जी, उसी से, उसमें कोई मिलावट नहीं है, और कोई एलोपैथिक बीच में कोई उसका ट्रीटमेंट कोई ये नहीं है। और मुझे ये बहुत सेटिस्फेक्शन सा यहाँ सक्सेसफुल रहे उसमें, मतलब प्रिवेंट करने में वहाँ पे इस डिजीज को, इस मेडिसिन के थ्रू। पार्डन आप थोड़ा सा, आप पूरे सक्सेसफुल रहे इस पद्धति से इलाज करने में, विदाउट यूजिंग एलोपैथी। यस, डेफिनेटली। जो दर्शक है वो ये नोट करें कि मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो हमको समझनी चाहिए कि अपने यहाँ भी उपचार इसका मौजूद है। और मैं अपना एक तजुर्बा इस प्रोग्राम के एंड में इसमें शेयर करूंगा। हमारे साथ JL बंगरू साहब, क्योंकि आपने कश्मीर की बात की, वो जुड़े हुए हैं, तो वो कह रहे हैं हर्बल ट्रीटमेंट वाज प्रिवलेंट इन कश्मीर, बहुत पहले से था, एलोपैथिक तो बहुत बाद में आया। और वर्चुअली जो अगर हम बोलेंगे तो मैं जहां तक मैं समझता हूँ, चरक संहिता का जो संबंध है वो कश्मीर से है, और चरक जो थे कश्मीर के थे, और हमने जन्म दिया है आयुर्वेद को, मतलब हमने भी इसको बहुत योगदान दिया है। फिजिशियन थे। तो उन्होंने भी बहुत इसको, वहां भी इसका प्रचलन था, बाद में आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया, वो दूसरी बात है। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है आपसे। ये तो आपने आज प्रूव कर दिया कि ये पद्धति जो है, अगर इसका पालन इसके शर्तों के मुताबिक किया जाए, जो कि इसकी शर्तें कंडीशंस हैं, जो आपने बताई, जैसे जिस आहार के साथ ये लेना है वही आहार लिया जाए, और इसमें डिसिप्लिन का जो बहुत बड़ा रोल है उसके साथ इसको ऑब्जर्व करके लिया जाए। ये कोई अंग्रेजी इंजेक्शन नहीं है, ना ही कोई अंग्रेजी दवाई है कि आप कुछ भी ले लेंगे साथ में। इसमें आपको इसकी आहार पद्धति को फॉलो करना बहुत जरूरी है, जो आप कहेंगे पेशेंट को, उसको वैसा ही आहार लेना है। ये तो हो गया। हमारे देश में कोई भी, मैं अगर सवेरे चाहूंगा तो मुझे किसी भी एजेंसी का एक दुकान खोल के मैं बैठ जाऊंगा और सारी दवाइयां बेचना शुरू करूंगा।
हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और विदाउट नोइंग कि किस दवाई में क्या चीज है और कैसे है। जबकि एलोपैथिक मेडिसिन का जो दवाई बेचने वाला होता है उसके पास एक पूरा सर्टिफिकेट होना चाहिए वो दवाई बेचने का। एक ये है इशू, ये इसलिए है क्योंकि इसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया है, यानी जो ये पद्धति है इसको वही मान्यता प्राप्त नहीं है जो एलोपैथिक पद्धति को मान्यता प्राप्त है। इसका एक कारण है, अभी पूरा करूंगा मैं क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे जो है कुछ दवाइयां बहुत अनसेफ है आयुर्वेद में अगर उसकी जानकारी डॉक्टर को नहीं हो या देने वाले को नहीं हो। मसलन कुछ दवाइयों में हमारे पास सीसा होता है, मरकरी होती है, आर्सेनिक पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मेटल और मिनरल्स होते हैं। और अगर मैं इलाज करने लगा और लोगों को दवाइयां देने लगा तो पता नहीं कितने लोगों का अहित करूंगा। इसलिए जो ये ट्रेनिंग है तो दवाई बेचने वाले का सर्टिफिकेट है, ये जरूरी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और रिसर्च जो है वो बहुत ही कम है इसमें, मतलब आपको कोई क्लिनिकल ट्रायल्स दवाइयों के मिलेंगे ही नहीं, बहुत कम रूप से। मतलब अभी हाल ही में 2005 से 2013 तक आप देखिए कितनी दवाइयों के ट्रायल हुए। ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसको एड्रेस कर किया जाना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? आपको नुकसान हो रहा है ना, जितने भी इस पद्धति में उनको इस बात से नुकसान हो रहा है। मैं आपसे सहमत हूं क्योंकि मैंने इसकी शिक्षा जो है वो एक प्रॉपर टाइप से ली है, मैंने इसमें डिग्री हासिल की है, तो मुझे इस बात से खेद होता है। मुझे ये एक क्या कह सकते हैं आप, मैं अपने आप को बहुत ही ये महसूस, मुझे गुस्सा, रोष पैदा होता है, क्रोध आता है कि ऐसे कैसे है, इसके साथ एक सौतेलापन क्यों किया जा रहा है, जबकि ये हमारी ये ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इसको जो है इसका, हाँ जी, ट्रेडिशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम हमारा मेडिसिन का है, इसके साथ ऐसा सौतेलापन क्यों किया जा रहा है? इसका रीजन ये है, पहले तो अवेयरनेस जी, एक लोगों में अवेयरनेस भी चाहिए। आजकल बहुत सारी अवेयरनेस है लोगों में। दूसरा, गवर्नमेंट को इसको प्रोजेक्शन हमें करना चाहिए, प्रोजेक्शन, इट नीड्स प्रोजेक्शन, कि लोगों में फेथ लाना एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है कि ये भाई ये नहीं है पत्ते कलेक्ट करो वहां से यहाँ से और बस खिला दो। एंड आपने एक पॉइंट पूछा मुझसे, आपने बताया कि मेटल्स, हैवी मेटल्स, मतलब कोई भी बैठेगा बैठ जाएगा। पहली बात तो ये है कि कोई भी क्यों बैठेगा, वो गलत है, कोई भी नहीं बैठना चाहिए। जैसे मैंने एक स्नातक किया है, मैं बैठ सकती हूँ, मैंने एक बाकायदा, मेरे पास सर्टिफिकेट है, प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट है, आई एम रजिस्टर्ड इन इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड टू माय लोकल यूटी रजिस्ट्रेशन भी मेरे पास है, तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन कोई भी आके बैठे, ये मजाक नहीं है। दिस इज ये इससे मेरा भी क्रोध, मुझ में भी बहुत ही ये गुस्सा मुझे आता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे एक निगरानी, क्योंकि इस पे निगरानी नहीं है। हमें एक निगरानी रखनी है कि नो वन कैन प्रैक्टिस आयुर्वेदा लाइक एनीथिंग। उससे क्या है, उससे लोगों में भी गलत धारणा हो जाती है। बात आई इस पे हैवी मेटल्स, लेड, मर्क्यूरी। एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, कोई भी मेटल, मैंने फार्मेसी में भी काम किया है, दिल्ली में एक रिनाउंड फार्मेसी है, काया माया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज बेसिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट। उनका क्या है, वो खुद ही अपनी मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, वैद्य नानक चंद शर्मा जी के अंडर मैंने काम किया है, 1 साल का काम किया है वहां पर। फिर उन्हीं के द्वारा मुझे पता चला कि मैंने वहां देखा, उनकी फार्मेसी में हमें लिया जाता था, तो मैं ओपीडी हम वहां पे करती थी, तो हम फार्मेसी में भी जाते थे वहां पे। और वहां पे ही नहीं, वहां पे तो मैंने प्रैक्टिकली देखा, अपने कॉलेज में भी मैंने देखा, हमने अब खुद मेडिसिन बनाई हैं, जैसे ये शोधन जिसे हम कहते हैं, प्यूरिफिकेशन। हाँ जी, शोधन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है आयुर्वेद में। लोगों का कॉन्सेप्ट है, मुझे भी घर में फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि ये आयुर्वेद नहीं लेना है हमें, इसमें हैवी मेटल्स होते हैं। सम ऑफ द फैमिली मेंबर्स से दिस, दे डोंट नो कि इनका शोधन होता है। और वो तभी तो हम कहते हैं कि ऑथेंटिक कंपनी से दवा जो है, ऑथेंटिक कंपनी से लीजिए। कोई भी कंपनी खोल के बैठ जाएगा और कुछ भी मेडिसिन बनाएगा, तो उसका डॉक्टर जिम्मेवार नहीं है, ये मैं कहना चाहती हूँ। जो ऑथेंटिक जो कंपनी होगी, जैसे पतंजलि है, पतंजलि में रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो रिसर्च करते हैं दवाओं का। बहुत बार जैसे डाबर है,
जैसे हिमालय है, इनके हिमालय का शोध पत्र भी आता है। झुंडू है, डाबर है, हिमालय है, क्या नाम, बैद्यनाथ है, वैद्यनाथ है, जंडू है, सांडू है, रसशाला, यहाँ महाराष्ट्र में रसशाला औषधालय है, रसशाला का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, ये सब इनका रिसर्च होता है। वो शास्त्रीय मेडिसिन, शास्त्रोक्त जो मेडिसिन है उनका भी वो बनाते हैं। वो जो पेटेंट मतलब इंस्टेंट जिनसे हमें रिलीफ मिलता है, जैसे आजकल हम पेन किलर लेते हैं क्रोसिन, तो हमें लगता है कि जल्दी, ऐसे ही पेटेंट मेडिसिन भी बनती हैं आयुर्वेद में आजकल। दैट मीन्स कि हमें अवेयरनेस बहुत चाहिए, और ये मेटल्स डायरेक्टली नहीं यूज होती हैं, उनका शोध होती है, उनको भस्म बनाई जाती है विद प्रॉपर प्रोसीजर्स। वो मैंने खुद अपनी आंखों से, ये मेरा अनुभव है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हजार पुटा मतलब उनको जलाया जाता है एक प्रॉपर तरीके से। वही मैंने बोला, इस वक्त मैं डेमो नहीं दे सकती, बट आई कैन से वर्बली कि वो उनमें जो है एक तरीके होते हैं, शास्त्र पुट, 100 फुट, 1000 फुट, मतलब इस तरीके से वो भस्म बनाई, उस मेटल को ये किया जाता है, फर्नेंस में रखा जाता है, देन वो भस्म बनती है। तभी तो ये मेडिसिन लोगों को कॉस्टली लगती है, भस्म जैसे है। तो सोने स्वर्ण भस्म, मतलब ये दिस इज अनदर टॉपिक, बट ये मैं कवर करना चाहती थी कि मेटल्स आर नॉट यूज्ड डायरेक्टली। शोधन होता है, और हर किसी हर्ब का भी शोधन होता है। जैसे हम कोई जड़ी बूटी होती है उसका भी वो भी शोधित होके ही, शुद्ध होके ही दवाइयों में इस्तेमाल की जाती है। हम डायरेक्टली प्लग करके उसका मेडिसिन नहीं बनाते हैं। जो गोली बनती है, वटी बनती है, क्वाथ बनता है, वो सारी जड़ी बूटियां पहले शुद्ध होती हैं। ये हमने सेकंड प्रोफेशनल बीएमएस में हमें सिखाया गया है। इसके लिए प्रैक्टिकल्स होते हैं, बाज़ाब्ता अच्छी तरह से, मतलब प्रॉपर, इट इज अ वास्ट साइंस एंड इट इज नॉट इजी टू लर्न आयुर्वेदा। एज पर माय एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस है कि ये एक बहुत ही एक वास्ट है, एक ही बहुत ही विस्तृत जो है ज्ञान विज्ञान है। तो इसको समझने की चाहिए क्षमता। बहुत से मतलब जल्दी लोगों को रिलीफ देने के लिए, मेरा पर्सनल अनुभव है, लेकिन जहां हम रहते थे दिल्ली में भी, वहां भी एक आदमी ने BAMS का बोर्ड लगाया था। आई डोंट नो कि वो था BAMS या नहीं था, लेकिन वो अंग्रेजी दवाइयां प्रिस्क्राइब करता था। जो वैद है, जिन्होंने इसका मतलब किया है, मतलब BAMS भी किया है, डिग्री भी किया है, उसके बाद वो ऐसे करते हैं। एक प्रश्न उत्पन्न होता है, जो क्रॉस चैनल जो मेडिसिन हैं, मतलब आप उसका दे सकते हैं और वो आयुर्वेद का दे सकते हैं, इस पे बहस हो गई थी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि मतलब जब मतलब इंटर एक्सचेंज जो मेडिसिन का है, हाँ जी, कि आपको मतलब आमतौर पे ये कहा जाता है, मैं इस सवाल को इस तरीके से पुट करूं, आमतौर पे ये कहा जाता है, ठीक है अब अंग्रेजी दवाई भी ले लो, उसमें हम कोई नहीं कर, लेकिन इसके और अंग्रेजी दवाई के बीच में 1 घंटे का फर्क होना चाहिए। आप आयुर्वेद भी ले लो और अंग्रेजी भी ले लो। ये कहाँ तक उचित है? मेरे हिसाब से मैंने कभी आज तक वो प्रैक्टिस किया नहीं, क्योंकि मुझे मेरा जो झुकाव था, मेरा जो ये था, रुझान था, वो आयुर्वेद पे था। नहीं, मैं पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एक जनरलाइज एक चीज पूछ रहा हूँ कि ये कहना कि आप आयुर्वेद भी ले लो और आप ये क्या नाम, एलोपैथिक भी ले लो, 1 घंटे का या 15 मिनट का डिफरेंस रखो दोनों में, तो ये कहाँ तक उचित है कि दोनों मेडिसिन जो आदमी ले ले? मैं एक बात आपको बताती हूँ कि जिन्होंने BAMS किया है, स्नातक किया है, मेरे खुद के सहपाठी, बहुत सारे सहपाठी ऐसे हैं, उन्होंने उनका सिर्फ ये था कि उनको डिग्री हासिल करनी है या कुछ करना। बहुत लोगों का, मैं स्पेसिफिक नहीं बोलूंगी किसी का, बहुत लोगों का ये होता है कि हम डिग्री हासिल करें और हमें तो प्रैक्टिस करनी है, तो वो करते हैं। एडवाइस की जाती है, मेडिसिन की जाती है एक्यूट कंडीशंस में, जैसे बहुत पेन है तो हार्म नहीं है, बिकॉज वी हैव स्टडीड 30%, वी हैव स्टडीड इंटीग्रेटेड मेडिसिन। हमने जो है, हाँ जी, हमारा BAMS मींस बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। सो हमारे जो विषय हैं वो तुलना, कंपैरेटिव स्टडीज की है हमने। वी हैव स्टडीड, हमने आयुर्वेदिक विषय भी पढ़े हैं और एलोपैथिक विषय भी पढ़े हैं, तो हमारी प्रैक्टिस में हम बेशक कर सकते हैं।
बेशक कर सकते हैं, बिकॉज हमने दोनों कंपैरेटिव स्टडी की है। अगर मैंने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इस ऑर्गन का नाम ये लिवर है जैसे, तो इसका यकृत हम आयुर्वेद में बोलेंगे, और अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक हमें लिखना पड़ता था कि दिस इज लिवर ग्लैंड। तो हम आयुर्वेद में ग्रंथि लिखते थे, तो एलोपैथिक अकॉर्डिंग टू एलोपैथा दिस इज ग्लैंड। सो मेरे जब मैंने पढ़ाई की है तो मैंने दोनों का संयुक्त स्टडीज की है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स नॉट इजी टू लर्न आयुर्वेदा, स्टडी आयुर्वेदा। बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, एक यंग जनरेशन को बोलना चाहूंगी कि दिस इज वेरी गुड साइंस, बहुत ही अच्छा। मैंने अपने कुछ अपने जूनियर्स को जो अभी इस स्टेट में आना चाहते थे, उनको भी उन्होंने मुझसे राय ली, तो मैंने उनको बोला 100 नहीं 101% यू शुड ज्वाइन बीएमएस, बट लगन से। जिसको लगन होगी तो इसका फायदा है। अगर आपको लगन नहीं है, जस्ट डिग्री के लिए आपको बीएमएस करना है, तो देन वो कुछ अलग सा हो जाता है। अब कुछ डिजीजेस के बारे में आपसे बात करूंगा, कुछ डिजीजेस के उपचार के बारे में बात करूंगा। मतलब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आयुर्वेद में हार्ट की डिजीज का इलाज क्या है, जो कि अक्सर मतलब जी अक्सर वही मैं पूछना चाहती थी। हार्ट इट्स एन बिग ऑर्गन, पंपिंग स्टेशन हम बोलते हैं, तो मतलब किस टाइप का, मतलब कुछ तो कोई सिम्टम है, क्या है? नहीं, मतलब जनरली जो होता है बोलते हैं कि मतलब इसकी जो क्या नाम जो हार्ट की जो पाइप्स है वो ब्लॉक हो गई हैं, या ब्लॉकेज है, या किसी को मतलब पेन होता है हार्ट का, क्या करना चाहिए हार्ट के पेशेंट का? आयुर्वेद में क्या इलाज है? हार्ट के मतलब डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं। आयुर्वेद में जो अर्जुन है, अर्जुन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, अर्जुन जिसे हम कहते हैं, एक हर्ब है, एक ट्री है बेसिकली। इसकी छाल जो है, दालचीनी, हम कॉमन में तो यही बोल पाएंगे। अब मैं अगर मेडिसिन बोलूंगी, हृदय अमृतवटी है, हृदय अमृतवटी की अब कंपोजिशन, उसमें उसकी कंपोजिशन में आपको ये सारी मेडिसिन मिलेंगी। अर्जुन का एक बहुत बड़ा एक रोल है। और हम जो अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए हम उसके फिर आहार आ जाता है जी। अगर आप मेडिसिन पूछेंगे तो मेडिसिन एक लिस्ट बन जाती है। मेडिसिन में आप हृदय अमृतवटी ले सकते हैं। तो ऐसे मतलब मैं ट्रीटमेंट तो ऐसे जस्ट हम बता नहीं पाएंगे जब तक कि हम पेशेंट को ना देख पाए, लेकिन एक स्वस्थ हृदय के लिए जो है प्राणायाम एक इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने कहा योग और प्राणायाम जो है वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं इसमें, अपने हृदय को स्वस्थ रखने में। और आयुर्वेद का ये रोल है कि आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद में हृदय को स्वस्थ रखने के लिए अर्जुन और त्वक, जिसको दालचीनी कहते हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान है। हम मेडिसिन मोस्ट ऑफ द मेडिसिन ये अर्जुन क्या सिर्फ ब्लड थिनर है, या अर्जुन क्या सिर्फ ब्लड थिनर है, या ये कुछ और भी है? इसकी मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। इसकी छाल जो है, अर्जुन की छाल जो है, उसका हम यूज करते हैं मेडिसिन बनाने में। उसका नॉर्मल अगर घर में, उसका आजकल पाउडर भी मिलता है बाजार में। मुझे लगता है कि पतंजलि ने भी शायद लॉन्च किया है अर्जुन छाल का, ये किया है। उसका हम शीरपाक ले सकते हैं। शीरपाक इन द सेंस दूध में उबाल के पाक बनता है, जब इसको आवाज रुक गई, नेट प्रॉब्लम है। लगता है कि वो हमारा जो नेट है वो वहां भी कट गया। देखता हूं। जी, मैं थोड़ी देर वेट करूंगा। मुझे लगता है कि संपर्क वापस स्थापित हो जाएगा, और इतनी देर में लिक्विड अर्जुना इज फ्रीली अवेलेबल। आप सबके मैं कमेंट्स पढ़ूंगा। फॉर हार्ट खिम्बीरी, गजवाबान, अम्बरी इज आल्सो, ये तो यूनानी है, भरत जी बोल रहे हैं।
जो आमतौर पे जो हार्ट के लिए आजकल एक और मेथड आया है जो यहाँ पे जयपुर में भी है कि वो कुछ मशीनों से कर लेते हैं वो डिफरेंट तरीके का ट्रीटमेंट है दैट इज नॉट इन आयुर्वेदा, लेकिन उसको भी जो बोलते हैं हम डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आगे नहीं, वो कैमरा शायद कहीं चला गया। आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, श्याम जी बहुत कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन डॉक्टर साहब जो है उनका कनेक्शन हमारे साथ जो राब्ता है वो टूट गया और हम कोशिश कर रहे हैं वापस जुड़ने की। तो कोई व्यवधान आ गया बीच में। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अभी विनोद तिक्कू कह रहे हैं कि व्हेन वी हैव हेडेक वी टेक क्रोसिन एंड गेट रिलीफ। If you go to Ayurvedic doctor, he will give different varieties and one would get confused. It's not case always. पता नहीं। तो आयुर्वेद इज a bit different from जो एलोपैथिक है उसमें थोड़ा सा हमको सब्र भी करना होता है और उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है। वो इतना आसान नहीं है जितना कि एलोपैथ, लेकिन एलोपैथ की मेडिसिन के मैंने सुना है, मैं कोई ऐसा जानकार नहीं हूँ, पता नहीं है, लेकिन सुना है कि उसके जो है अभी आपने क्रोसिन का बात किया तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो शायद साइड इफेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं वो शायद ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। एस्प्रिन है, ये है, इसी तरीके से बहुत सारे मेडिसिन हैं जो एलोपैथिक में है उनके साइड इफेक्ट्स बहुत जबरदस्त होते हैं। तो डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो कई तरीके से कनेक्ट करना चाह रही हैं। आगे जी कुछ एक्टिविटी का मे बी। हाँ नहीं कोई बात नहीं है। हाँ इंटरनेट थे आप वो उनको बोलिए वो अपना वो बंद करे, वो उन्होंने अभी चालू रखा है तो बिकॉज ऑफ दैट एक ही मोबाइल से हो जाइए, मैंने दूसरी मोबाइल को नहीं किया है परमिट तो इसलिए हो जाता है। बंद हो गया फिर बोलो बंद करो करो। हाँ उनको बोलो बंद करे वो जो प्लीज रिमूव। महाराज कृष्ण भरत हमसे पूछ रहे हैं कि अवसाद का उपाय डॉक्टर पाशी से विस्थापित कैंप नगरोटा में मिले थे बहन डॉक्टर भारती के माध्यम से। आपने उन दिनों बहुत से लोगों का उपचार किया होगा जब मतलब माइग्रेंट कैंपस में जाते थे आप, शायद मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो उनको वो याद है। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी मुझे आवाज आ रही है। हाँ जी आ रही है। अच्छा हेलो, मुझे आ रही है आवाज आपकी। हाँ जी बताइए। ओके ठीक है। जो हमारे कुछ जानकार हैं वो पूछ रहे हैं कि जो आयुष मिनिस्ट्री है, आयुष मिनिस्ट्री बहुत सारा काम कर रही है आयुर्वेद के लिए, तो वो जो मतलब इंडिजीनियस पद्धति है, आयुर्वेद है, ये क्या नाम यूनानी है या और बाकी होम्योपैथिक पद्धति है उसके बारे में उनका योगा पद्धति है उसके बारे में आयुष का मंत्रालय है। आपको क्या लगता है कि उनका रुझान क्या है और क्या कितना कुछ कर रहे हैं आयुष मंत्रालय? रिसेंटली कितना उन्होंने डेवलप किया? मतलब मैं ज्यादातर जो रिसर्च है उसके बारे में पूछना चाहता हूं कि रिसर्च का क्या हाल है हमारे यहाँ पे, जिस तरीके हमने पहले बात की थी, जिस तरीके से हमने बात की थी कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं अभी भी, जैसे आपने बताया कि वो तो शुद्धिकरण से करते हैं, वो तो उसको प्यूरिफिकेशन करके दवाइयां बनाते हैं, लेकिन इनकी जो ट्रायल्स है आयुर्वेदिक मेडिसिन की उनका कोई रजिस्टर? हमारा आयुष मंत्रालय है वहां पे रिसर्च हो रही है, डेफिनेटली वहां पे रिसर्च हो रही है बहुत सारी, बट हमें और भी चाहिए। हाँ जी
जी बताइए, बस आप इसको हटा दीजिए, उसको बोलिए वहां से निकल जाए अभी। जी आप ठीक है, चलो। ठीक है सर। जी रिसर्च हो रही है, लेकिन जी। हमें इस रिसर्च में बहुत तेजी लाने की जरूरत है। हम्म हमें एक, क्योंकि दवाइयां बहुत हैं, जैसे क्यू हम्म में मेडिसिन हैं, हम्म लेकिन हम्म रिसर्च कम स्तर पे हो रहा है। पेस भी जो है उसका, स्पीड जिसे हम कह सकते हैं, स्पीड भी हम्म बहुत कम है। हम्म अगर हम कंपेयर करते हैं हम्म हमारे वेस्टर्न मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन के साथ, हम्म ये एक मुझे भी इस बात का दुख है। जितने भी हम्म हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उनका दुख है। उनको दुख है कि उनको ये लगता है, क्रोध है कह सकते हैं हम, हम्म कि ये इन पे रिसर्च बहुत तेजी से होना चाहिए। इसमें हम्म गवर्नमेंट को इस पे एक गवर्नमेंट का भी योगदान है। लेकिन अभी हम खुशकिस्मती से मोदी जी के इसमें शासनकाल में आयुर्वेद का जो प्रचलन है, उसका जो प्रोजेक्शन है, काफी अच्छी तरीके से हो रहा है। और जी आशा है, उम्मीद है कि इसकी अनुसंधान जो केंद्र हैं, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें तेजी आएगी। और जितने भी औषधियां हैं, उनका ट्रायल जो है काफी अच्छे स्तर पे होगा। और मैं भी इसी उम्मीद में बैठी हूँ कि जल्दी से जल्दी मतलब उजागर हो, संस्थाएं और बने, शोध हो, शोध पत्र लिखे जाएं। आरएवी जैसे राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ है, वहां पर भी काफी ये इसका आयुर्वेद का जो है, इसके बारे में काफी इसका रिसर्च जो होती हैं, और वहां पर भी काफी शोध पत्र हमसे मांगे जाते हैं। मैं भी उसकी एक मेंबर रह चुकी हूँ, और मैंने वहां से एक सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है। वैद्य कुंजलाल जी के अंडर काम किया है। और काफी रिसर्च जो है चाहिए है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि रिसर्च उस तरीके से नहीं हो रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। तो हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, वो उसकी पेस बढ़नी चाहिए, उसकी स्पीड लोगों को तक बहुत, जिसमें लोगों को जिससे फेथ हो कि ये मेडिसिन सच में अभी बहुत ही उपयोगी है, ये होना जी चाहिए। इनफैक्ट जी मुझे भी इस अभी बात अभी का अभी जल्दी जल्दी मैं आपको कुछ मतलब क्वेश्चन पूछूंगा जो हमको ऑडियंस पूछ रही है। जैसे राम जनेजा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, वो पूछ रहे थे बीपी को काबू करने के लिए आयुर्वेद में क्या उपचार है बीपी को, इसके बारे में आपने शायद बता दिया था। जी मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि बीपी एक ऐसी, बीपी जो है वो एक लक्षण है। ये हाइपरटेंशन, बीपी मतलब रक्त का चाप बढ़ना। जब हमारा प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे हम रक्तचाप कहते हैं अपनी आयुर्वेद इसमें भाषा में। तो बीपी का जो है वो अपने आप को काम, मैं तो आयुर्वेद में यही बोलूंगी कि कामनेस एंड जो आहार, फिर से आहार और विहार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका मैं हम लोग बार बार यूज करेंगे। आहार, क्रोध, गुस्सा जिसको हम बोलते हैं, क्रोध नहीं, हम तामसिक आहार जिसको बोलते हैं, जैसे जिसमें हम जो पित्त को बढ़ाता है वो पित्त वाली चीजें आहार ना लें, ये है। ये होता है हमारे यहाँ। अगर मेडिसिन की बात करें तो जटामासी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी एक बहुत बड़ा रोल है। इन हर्ब्स का बहुत बड़ा रोल है, इन मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है। तो हम जैसे ये शिरोधारा, फिर से मैं उस पे आ जाऊंगी, पंचकर्म पे, शिरोधारा एंड ऑल, उससे कामनेस आएगी। नर्व्स को, जितने भी नर्व्स और ब्लड धमनियों को, आर्टरीज को जो काम करती हैं, जो भी मेडिसिन जो है, आहार, विहार और अपना औषधि, ये तीनों हम सारे सारे जितने भी हमको दर्शक देखने वाले, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मेडिसिन आपको जनरलाइज करके सजेस्ट किए जाते हैं, और सबसे बेस्ट होगा कि आप जो है किसी आयुर्वेद एक्सपर्ट से अपना मुलाहाजा करा के ही मेडिसिन ले ले। तो इस मेडिसिन का तरीके से तो, हाँ जी हाँ जी, अपने तभी तो मैं मेडिसिन का नाम नहीं ले रही हूँ, बिकॉज आई जी विल जी से मेडिसिन, बीपीज के भी टाइप्स हैं, रक्तचाप के भी टाइप हैं, उसमें भी हम वापस पित्तज कफज पे आ जाते हैं। तो आई जी विल नॉट स्पेसिफिक। आयुर्वेद पद्धति जो है वो एक ही औषधि हम सभी मनुष्यों को नहीं, एक सभी पर्सन को नहीं दे सकते, यही तो समझने की बात है। एक जी ही जो मेडिसिन है वो हर एक इंसान पे हम लागू नहीं कर सकते हैं। हम उसको तभी, हमें जो है, हमें फेस टू फेस, 1 to 1, जब तक हम परीक्षण नहीं करेंगे, जिसको हम परीक्षण, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ये है इन्वेस्टिगेशन। हम अगर परीक्षण नहीं करेंगे तो हम औषधि नहीं दे पाएंगे।
तो हमें ना एक परीक्षण की जरूरत है। तो इसलिए मैंने सिर्फ आहार विहार की बात की। आहार विहार सही रहेगा तो रक्तचाप भी सही रहेगा, ठीक रहेगा। बाकी मेडिसिन उसके सही बाद रहेगा। मेडिसिन के लिए वो हाँ जी, एक्सपर्ट से राय ले हाँ, सकते हैं और एक्सपर्ट के उनके पास साथ। जाके हाँ, और उनसे हम तो राय लेके जनरलाइज हम जनरलाइज करके बात करते हैं कि जनरली जो है ये मेडिसिन हो सकते हैं। उनमें से कौन उसको सूट करेगा वो एक मतलब ट्रेंड में मेडिसिन प्रैक्टिशनर ही बता सकता है। हाँ, तो एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम लोग आमतौर पे ये कहते हैं कि मतलब जो घरेलू नुस्खे हैं जो कि मतलब ट्रेडिशनली चलते आए हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो उनमें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? उनमें वो मतलब जो घरेलू नुस्खे हैं। घरेलू नुस्खे और आयुर्वेद का तो आपस में संबंध है, इसका कोई जी। आपत्ति नहीं है। मैं तो ये मानती हूँ कि मैंने तो खुद मैंने नासिक में बैठ के इन्हीं घरेलू चीजों से बहुत सारी औषधियां बनाई। मैंने आंखों के ड्रॉप्स खुद बनाए, मैंने आंवला का प्रयोग किया, मैंने त्रिफला तीनों आंवला, बहेड़ा, हरितकी, बिब्बीतकी, आंवला प्रयोग किया। जी। इसमें कोई जी। आपत्ति नहीं है। घरेलू नुस्खे जो है वो जी। तो प्रकृति की देन है। प्रकृति जी। जो भी प्राकृतिक चीजें हैं उसका इस्तेमाल करके, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये वास्ट एक विषय बन जाता है। नहीं तो मैं बोलने वाली थी कि हमारा शरीर जो है वायु पंच तत्वों से बना है। तो पंच तत्वों में तो घरेलू नुस्खे प्रकृति की चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव है इसमें कोई जी। आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद के थ्रू किया गया है। अभी मुझको यहाँ पे भी जानकारी मिल रही है, कहते हैं कि पतंजलि में जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं उन्होंने कैंसर पेशेंट्स को ठीक किया। इसी तरीके से जो ऐसी डिजीजेस थी जो कि मतलब इनक्यूरेबल मानी जाती थी, उनको भी उन्होंने एड्रेस किया और ठीक किया है। और इस तरीके से हम इसकी जो उपयोगिता है और महत्व है अपने आयुर्वेद की, इसको हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन समझदारी ये है कि हम इसका उपचार जो है वो एक्सपर्ट्स पे छोड़ दे, खुद डॉक्टर न बने और खुद ही आप किसी हद तक जो घरेलू नुस्खे हैं उनको यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि आंवला का क्या प्रभाव है, बाकी चीजों का क्या प्रभाव है, उस तरीके से अपने आप के साथ आप जैसे फ्रूट खाते हैं वैसे उसको खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको परफेक्ट इलाज में रहना है और आपको एक मुझे अचंबा हुआ था कि मैं इसमें नाड़ी देख एडिशन करना चाहती हूँ, जो जी मैं जी घरेलू नुस्खे में एडिशन करना चाहती हूँ। घरेलू नुस्खे का आपने मुझसे उपयोग पूछा, हम उनका यूज प्रयोग कर सकते हैं। बट मैंने जो बोला हेल्दी पर्सन कैन यूज घरेलू नुस्खा। लेकिन अगर उसको कोई रोग है तो उसे सही प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता है। तो एब्सोल्युटली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जब रोग की बात हम करते हैं तब हम घरेलू नुस्खों से काम नहीं चलाएंगे और नॉर्मल लाइफ में हम घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोग के लिए हमें प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास, किसी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के पास ही जाना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि वो पर्सन किसके पास जाए। बट दैट ही और शी शुड बी ए रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर। मैं ऐड करना चाहती थी इसमें। आपके साथ बात करते हुए बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी हमको मिली और हम दोबारा किसी प्रोग्राम में आपको बुलाएंगे वापस और आपसे डिमॉन्स्ट्रेशन भी ले लेंगे। तो हम देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन पूरी, क्योंकि तब तक हमारा सिस्टम यहाँ पे पूरा सेटल हो गया होगा। इस वक्त नहीं कर पाए, उसके लिए मुझे खेद है। तो क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन से आप बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये इतना इसका मुझे विश्वास है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे इसी नोट पे मैं आज इजाजत चाहूंगा, सामाइन से भी इजाजत चाहूंगा और धन्यवाद। मेरी नमस्कार खुशकिस्मती है कि मैं आपसे जुड़ पाई। थैंक यू थैंक्स जी। तो ये डॉक्टर पाशी हमसे जुड़ी हुई थी, जो आयुर्वेद के बारे में हमसे बात कर रही थी, आयुर्वेद उपचार के बारे में बात कर रही थी। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम में आके इस प्रोग्राम की एक तो शान बढ़ाई, दूसरे बहुत ही रोचक बनाया इस डिस्कशन को, जिसमें उन्होंने अपने क्वेश्चंस पूछे। मैं चाहूंगा कि हम ऐसे प्रोग्राम और करें और आपकी ऐसी ही भागीदारी हमारे साथ रहे। तो इस वक्त मुझे इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।